हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। इस जीएसटी की सीरीज में आज हम समझने जा रहे हैं चैप्टर 7 का टैक्स इनवॉइस के बारे में। इसके पहले हमने 6 चैप्टर कंप्लीट किए हैं जीएसटी से रिलेटेड, जहां हमने ये समझा था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर क्या होती है, किन लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना चाहिए, किन्हें नहीं लेना चाहिए, और भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। साथ ही साथ हमने ये समझा था कि जीएसटी के अंदर आईटीसी क्या होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है, कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, और उसके ऊपर कुछ केस लॉ। साथ ही साथ हमने ये समझा था कि एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो होती है, ऑफिसर्स की जो पावर होती है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, किन्हें डिस्ट्रीब्यूट होती है, और टाइम वैल्यू सप्लाई के बारे में भी हमने समझा था। तो इस तरीके से हमने जीएसटी की जो सीरीज है, इसके अंदर टोटल 21 चैप्टर है। हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, मतलब सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 30 तक, जो कि प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और आज हम समझने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, चैप्टर 7, जो बात करता है टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। इसके अंदर टोटल 5 सेक्शन है, सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 34। आप समझते होंगे तो 4 ही हुआ। एक 31A अमेंडमेंट हुई है, जो कि डिजिटल पेमेंट के लेकर है। उसे भी मैं बहुत ही ब्रीफ में डिस्क्राइब कर दूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज ही ये सारी वीडियो चैप्टर 7 की रिगार्डिंग अपलोड हो जाएगी, तो आप इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हमसे जुड़े रहें। चलिए समझते हैं टैक्स इनवॉइस। देखिए, जीएसटी में जब कभी आप टैक्स इनवॉइस रेज करते हैं तो उसमें बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन को ध्यान देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जब टैक्स इनवॉइस रेज हो रहा हो, उस पॉइंट को वो भूल जाए, इन फ्यूचर उन्हें टैक्स इनवॉइस के कारण कुछ नोटिस इशू हो जाए। तो बहुत ही माइनर सेक्शन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब देखते होगे, जब किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ डील करते होगे, बड़े फर्म के साथ डील करते होगे, वो टैक्स इनवॉइस के ऊपर बाकायदा सेक्शन 31 का जिक्र करते हैं। मतलब जब भी वो टैक्स इनवॉइस रेज करते हैं तो वो ऊपर में टैक्स इनवॉइस के ऊपर मेंशन करते हैं कि एज पर सेक्शन 31 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, ताकि आपको पता चले कि ये कितने प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं और गवर्नमेंट की बातों को कितनी अच्छी तरह से मानते हैं। तो हम और आप आज यही समझेंगे कि सेक्शन 31 जो टैक्स इनवॉइस है, वो किस तरह से बात करता है और टैक्स इनवॉइस के अंदर किन किन बातों का होना जरूरी है। तो देखिए, टैक्स इनवॉइस 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, एक रजिस्टर्ड पर्सन। वह रजिस्टर्ड पर्सन किसे कहते हैं? जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो, जिसे बाकायदा, जिसे फर्म को, जिस बिजनेसमैन को एक जीएसटी नंबर अलॉट हुआ हो, वो हो जाता है रजिस्टर्ड पर्सन। तो रजिस्टर्ड पर्सन में भी 2 कैटेगरी होते हैं। एक वो होते हैं जो किसी भी गुड्स और सर्विस की जब वो डील करते हैं तो वो टैक्सेबल कैटेगरी में करते हो। मतलब सपोज कीजिए, अगर बिजनेसमैन अगर ये ब्लैक बोर्ड बेच रहा है, इसके ऊपर जीएसटी इंप्लीमेंट है, तो कोई भी ऐसा गुड्स और सर्विस जिसके ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड हो, अगर वो उस गुड्स और सर्विस में डीलिंग करता हो, सप्लाई करता हो, वो हो जाता है एक कैटेगरी, और उसे ही टैक्स इनवॉइस रेज करनी है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है कि वो बिजनेसमैन या वो बिजनेस फर्म जो गुड्स एंड सर्विस डील तो करता हो, लेकिन वो गवर्नमेंट की नजर में वो गुड्स और सर्विस एग्जेम्प्ट हो, या तो वो पर्सन, या तो वो रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिट डीलर के अंदर आता हो। अब कंपोजिट डीलर क्या होता है, ये सेक्शन 10 में मैंने आपको समझाया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक ऐसा रजिस्ट्रेशन है जो गवर्नमेंट स्मॉल स्केल बिजनेसमैन को प्रोवाइड करता है। समझ गए? इसमें जो लिमिट है वो भी मैं आपको आगे चलकर अभी समझाऊंगा। तो मैंने आपको समझाने में कामयाब हूं कि रजिस्टर्ड पर्सन वो होते हैं जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो, जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एक जीएसटी नंबर अलॉट किया गया हो। उनके अंदर भी 2 कैटेगरी आते हैं। एक वो बिजनेस फर्म, वो बिजनेसमैन जो किसी भी गुड्स और सर्विस की जब वो डील कर रहे हो तो वो टैक्सेबल होनी चाहिए। टैक्सेबल इन द सेंस उसके ऊपर जीएसटी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। और दूसरे कैटेगरी में कौन आते हैं? वो बिजनेस फर्म या वो बिजनेसमैन जो किसी भी गुड्स और सर्विस की डील तो कर रहे हो, लेकिन उसके ऊपर जरूरी नहीं है कि जीएसटी इंप्लीमेंट हो, वो एग्जेम्प्ट हो सकता है और एग्जेम्प्ट होना चाहिए। साथ ही साथ वो बिजनेस पर्सन या वो बिजनेस फर्म जो कंपोजिट डीलर के अंदर आते हो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो टैक्सेबल्स गुड्स और सर्विस की डील करते हैं, सप्लाई करते हैं, टैक्स इनवॉइस उनके लिए ही सिर्फ मैंडेटरी है। जी हाँ, ओनली किसके लिए मैंडेटरी है? जो टैक्सेबल गुड्स और सर्विस की सप्लाई करते हैं।
जो एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विस की सप्लाई करते हैं या कंपोजिट डीलर हैं, उनके लिए टैक्स इनवॉइस मैंडेटरी नहीं है। तो उनके लिए क्या मैंडेटरी होगी? तो उनके लिए बिल ऑफ सप्लाई मैंडेटरी होगी। अब टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई में क्या डिफरेंस है, चलिए उन्हें समझते हैं। कहता है जो भी टैक्सेबल गुड्स और सर्विस की सप्लाई करते हो वो टैक्स इनवॉइस रेज करेंगे। टैक्स इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 से जीएसटी एक्ट 2017 उन्हें मेंशन करना होगा। उसमें क्या क्या रहते हैं? तो ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। कौन सा इंफॉर्मेशन? सबसे पहले उन्हें अपने फर्म का डिटेल देना होगा कि एबी इंटरप्राइज, साथ में उनका जीएसटी नंबर, साथ ही साथ उनका पूरा एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल। अब वो जिस रिसिपिएंट को गुड्स और सर्विस सेल कर रहे हो या सप्लाई कर रहे हो, उन सारे रिसिपिएंट का डिटेल होना चाहिए कि वो फलाना इंटरप्राइज एक्स वाई जेड इंटरप्राइज, उनका जीएसटी नंबर, उनका बाकायदा एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल। ये हो गया रिसिपिएंट का डिटेल इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ इनवॉइस की जो डेट होनी चाहिए वो भी मेंशन होनी चाहिए कि किस मंथ में किस डेट को प्रिस्क्राइब की गई है। साथ ही साथ इनवॉइस नंबर होनी चाहिए और इनवॉइस नंबर शुड बी लेस देन 16 डिजिट। जी हाँ, 16 डिजिट से छोटा होना चाहिए या 16 डिजिट का होना चाहिए। ये नहीं कि 20-25 डिजिट का एक इनवॉइस नंबर। एक इनवॉइस का एक इनवॉइस नंबर होता है जो कि 16 डिजिट से छोटा होना चाहिए। समझ गए? अब आप जब नीचे के फॉर्मेट पे आएंगे किसी इनवॉइस के, तो उन्हें एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देना होता है कि वो कौन से प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या कौन सी सर्विस को सेल कर रहे हैं। उन्हें वो डिटेल डिस्क्रिप्शन देनी होगी। साथ ही साथ एचएसएन कोड देनी होगी। अगर वो गुड्स में डील करते हैं तो एचएसएन कोड डालनी होगी, अगर वो सर्विस में डील करते हैं तो एसएससी कोड डालनी होगी, मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो गुड्स में एचएसएन कोड, सर्विस में एसएससी कोड। साथ ही साथ उन्हें टैक्सेबल वैल्यू मेंशन करनी होगी, जीएसटी रेट मेंशन करनी होगी, कितने जीएसटी रेट के ऊपर वो गुड्स और सर्विस को डील करते हैं। नीचे में उन्हें अपना सिग्नेचर देना होगा। उसके ऊपर उन्हें बैंक की डिटेल देनी होगी कि अगर रिसिपेंट उन्हें पेमेंट डिजिटली देते हैं तो किस अकाउंट में डालेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक टैक्स इनवॉइस में होनी चाहिए। लेकिन अगर वो बिल ऑफ सप्लाई करते हैं जो कि कंपोजिट डीलर या जो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में डील करते हैं, उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है। तो वो बिल ऑफ सप्लाई में क्या मेंशन करेंगे? सप्लायर अपना डिटेल इंफॉर्मेशन मेंशन करेगा, चाहे वो एबी इंटरप्राइज हो, साथ ही साथ जीएसटी नंबर और अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल। और रिसिपेंट का भी सेम इंफॉर्मेशन वो पुट करेंगे किस पे? बिल ऑफ सप्लाई में। लेकिन जहां गुड्स की डीलिंग की बात होती है तो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस तो वो देंगे, एचएसएन कोड, एसएससी कोड भी देंगे, लेकिन उसके ऊपर वो जीएसटी रेट मेंशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में डील करते हैं या वो कंपोजिट डीलर है। और कंपोजिट डीलर में मैंने आपको बताया था सेक्शन 10 के माध्यम से, कंपोजिट डीलर कोई टैक्स किसी के ऊपर इंपोज नहीं करता है, वो किसी भी रिसिपेंट से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है। तो समझ गए? इसीलिए उसे टैक्स रेट की डिटेल नहीं देनी होती है, इस चीज से उसे छुटकारा मिलती है। लेकिन टैक्स इनवॉइस में ये सारी डिटेल मेंशन करनी होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। यहां समझ गए ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, लेकिन बिल ऑफ सप्लाई में कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, सब इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। दूसरा, रिवाइज इनवॉइस विद इन 1 मंथ। कोई भी इनवॉइस जब रजिस्टर्ड पर्सन रिवाइज करता है तो उसे 1 मंथ के अंदर क्या करना चाहिए? रिवाइज कर लेना चाहिए। रिवाइज मतलब अगर मान लीजिए किसी भी चीज की मिस्टेक हो गई है, मिसकंडक्ट हो गई है उस चीज की, या मिस रिप्रेजेंट की है, उस चीज की जो रिवीजन होती है कि ये बिल करेक्ट नहीं है, मैं इस बिल को पुनः बनाऊंगा, मतलब दोबारा बनाऊंगा, उस बिल को दोबारा बनाने के लिए उसे हम कहते हैं रिवाइज। वो टैक्स इनवॉइस वाले जो रजिस्टर्ड पर्सन है विद इन 1 मंथ कर सकते हैं। लेकिन बिल ऑफ सप्लाई वाले जो हैं वो भी सेम कैटेगरी को फॉलो करेंगे। उसमें वो ये नहीं कहेंगे कि एज पर सेक्शन 31 हम तो बिल ऑफ सप्लाई करते हैं, टैक्स इनवॉइस नहीं करते हैं। दोनों के लिए सेम रूल है। ये भी 1 मंथ के अंदर अपने इनवॉइस को रिवाइज कर सकते हैं। और कौन? कंपोजिट डीलर या एग्जेम्प्ट गुड्स कैटेगरी में जो डील करते हैं वो भी 1 मंथ के अंदर अपने इनवॉइस को रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर 200 के अंदर कोई भी, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई करते हैं या जो एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी अगर गुड्स और सर्विस जो 200 रुपया या 200 रुपया से कम होता है अगर वो सर्विस देते हैं या सप्लाई करते हैं, तो जरूरी नहीं है उसके लिए इनवॉइस रेज करना और जरूरी नहीं है उसका जो पेमेंट हो वो ऑनलाइन लेना। ये सिर्फ किसके लिए है? 200 रुपीज या लेस देन 200 रुपीज। एम आई गॉट?
क्लियर? जो टैक्सेबल गुड्स में डील करते हैं या जो एग्जेम्प्ट गुड्स में डील करते हैं वो बिजनेस फर्म अगर 200 रुपीज या लेस देन 200 रुपीज में कोई भी इनवॉइस अगर रेज करना चाहते हैं, लेकिन अगर रिसिपिएंट नहीं लेना चाहता है तो उन्हें इनवॉइस रेज करने की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू रेज इनवॉइस। कौन से वैल्यू पे? जो लेस देन 200 हो, चाहे वो टैक्सेबल में डील कर रहे हो या एग्जाम्प्ट में डील कर रहे हो। समझ गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। ई इनवॉइस। ई इनवॉइस टैक्सेबल वालों के लिए बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होती है। अब ई इनवॉइस क्या होती है? ये तो है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। जिन भी बिजनेस फर्म का जो टर्नओवर है वो लास्ट किसी भी साल में, जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, मतलब 2017 से लास्ट किसी भी फिनेंशियल ईयर में जिन भी बिजनेस फर्म का अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो उन्हें आने वाले या पिछले 1 अगस्त 2023 से उनके लिए गवर्नमेंट ये इंप्लीमेंट कर दिया है कि आप ई इनवॉइस रेज करेंगे। मतलब नॉर्मल टैली से आप बिल जो रेज करते हैं उसमें क्यूआर कोड, मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड होना चाहिए, जिस पे आईआरएन नंबर, आईआरपी नंबर भी मेंशन होता है। तो ई इनवॉइस उनके लिए है जो टैक्सेबल गुड्स और सर्विस में डील करते हो, साथ ही साथ उनकी जो लास्ट किसी भी फिनेंशियल ईयर में अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो तो उन्हें इस 1 अगस्त 2023 से जो अभी कंटिन्यू पीरियड चल रही है उनके लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी होती है। लेकिन कंपोजिट वाले के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो टर्नओवर की लिमिट ही जो है वो 1.5 करोड़ है, तो वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। एचएसएन कोड कहते हैं कोई भी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन जब वो गुड्स या सर्विस में डील करते हो, अगर उनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, मतलब 5 करोड़ तक है, तो उन्हें अपने बिल के ऊपर, टैक्स इनवॉइस के ऊपर 4 डिजिट का एचएसएन कोड मेंशन करना मैंडेटरी है। लेकिन अगर वो मोर देन 5 करोड़ टर्नओवर है तो उन्हें वही एचएसएन कोड या एसएससी कोड 6 डिजिट का मेंशन करना मैंडेटरी हो जाता है। एम आई क्लियर? अगर कोई भी बिजनेसमैन लास्ट किसी भी फिनेंशियल ईयर में अगर 5 करोड़ का जो टर्नओवर है अगर वो एक्सीड किया हो तो उन्हें अपने इनवॉइस के ऊपर 4 डिजिट का एचएसएन कोड मेंशन करना जरूरी होता है, जो किसी भी गुड्स और सर्विस को डिस्क्राइब करता है ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। वहीं अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 6 डिजिट का एचएसएन कोड या एसएससी कोड मेंशन करना मैंडेटरी है। एम आई क्लियर? लेकिन ये जो पार्शियली एप्लीकेबल है कंपोजिट डीलर के लिए, इसका मतलब, क्योंकि देखिए ये तो 1.5 करोड़ के अंदर ही फॉल करते हैं, 1.5 करोड़ से ऊपर जाएंगे तो कंपोजिट डीलर तो इन्हें मिलेगा नहीं, तो ये 1.5 करोड़ के अंदर वाली सुविधा ही लेंगे। मतलब 4 डिजिट अगर देते हैं एचएसएन कोड का या एसएससी कोड का तो इनके लिए इनका काम बन जाएगा। तो आई होप चैप्टर 7 जो बात करता है टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, अभी आने वाले वीडियो में हम आपको समझाएंगे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट में क्या क्या मेंशन होनी चाहिए। फिलहाल आप सेक्शन 31 के माध्यम से ये समझे हैं कि टैक्स इनवॉइस में किन किन बातों का होना जरूरी है, कौन कौन से पॉइंट मैंडेटरी होना चाहिए। इसमें भी रजिस्टर्ड पर्सन किस तरह से? 2 तरफ से, एक जो टैक्सेबल होते हैं वो, जो एग्जेम्प्ट में डील करते हैं वो। टैक्सेबल के लिए मैंने आपको कैटेगरी बता दी, एग्जेम्प्ट के लिए भी मैंने आपको कैटेगरी बता दी। इसके अलावा अगर फिर भी अगर आपके मन में कुछ क्वेरी हो कि टैक्स इनवॉइस में कौन सी पॉइंट और होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती भी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 30 चैप्टर 7 के सेक्शन 31A, 32, 33, 34 के माध्यम से। तब तक इसे पढ़ते रहिए और समझते रहिए और कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।